गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो इससे विभिन्न परीक्षाओं में जो एक दिवसीय परीक्षाओं में सीधा प्रश्न बनता है, वन लाइनर, या इसका जो कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर का इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से, सामने आप जो चित्र देख रहे हैं बना हुआ, ये मैंने आपको समझाया है। और इसमें इसी से संबंधित थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। तो भाई तैयारी तो अपनी कंटिन्यू करिए, एग्ज़ाम्स जब भी हों खाली तो नहीं बैठ सकते। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले कि जो बेरोजगारी है, वास्तविक रूप में बेरोजगारी कहा किसे जाता है, पुस्तकों में इसकी परिभाषा क्या है, या जो परिभाषा वास्तविक रूप में लोग बोलते हैं कि हकीकत भारत में बेरोजगारी है, तो हम परिभाषा कौन सी उचित माने। तो उसकी मैं आपको एक लाइन में डेफिनेशन दे रहा हूँ, आपको अगर नोट्स बना रहे हो तो उसे नोट भी कर लें कि भारत में जो प्रचलित दर है, एक मजदूरी की दर, उस दर पर काम करने के लिए कोई व्यक्ति तो तैयार हो, परंतु उसे उस प्रचलित दर पर काम मिल ना रहा हो, ऐसे लोगों को बेरोजगार कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि एक ऐसी प्रचलित दर जिस दर पर कार्य करने के लिए वो तैयार हों, लेकिन उसे उस दर पर भी उन्हें कार्य ना मिले, तो वो लोग बेरोजगार कहलाते हैं, और ऐसी ही स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। इसी बेरोजगारी के कारण भारत में हमारे यहाँ गरीबी वाली स्थिति आती है, लोगों में गरीबी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो संसाधनों का अभाव हो जाता है। अब इनसे प्रश्न क्या क्या आएगा, तो आप पहला समझ गए कि बेरोजगारी क्या है। दो चीज़ें मैंने यहाँ बोली, वर्ड मैंने बोला प्रचलित दर। तो प्रचलित दर से आप समझ जाएंगे, जैसे मनरेगा एक योजना चल रही है, मनरेगा के तहत 180 रुपये, 182 रुपये, 92 रुपये, 190 रुपये प्रतिदिन, प्रत्येक राज्य का अलग अलग है मजदूरी देने का। तो ये एक प्रचलित दर हो गई। अब इस दर पर यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए काम ना करना चाहे कि भाई मैं 200 रुपये प्रतिदिन में काम कैसे करूं, तो वो काम नहीं करना चाहता, तो ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार है या नहीं, इसका निर्धारण करना मुश्किल है फिर यहाँ। क्यों? क्योंकि उस जिस दर पे काम मिल रहा है उस दर पर काम अगर वो करता है तो फिर वो बेरोजगार नहीं है ना। तो उसी को मुद्दे को मैंने आगे समझाया है आपको। ठीक है, डेफिनेशन आप समझ गए। ऐच्छिक बेरोजगार क्या होता है, फिर अनैच्छिक बेरोजगार क्या होते हैं, फिर श्रम बल क्या होता है, फिर कार्य बल क्या होता है। ठीक, इन चारों का संबंध ऊपर इसी से है जो मैंने आपको डेफिनेशन पीछे दी कि वो प्रचलित दर, जैसे मनरेगा की दर है 200 रुपये, उस प्रचलित दर पर अगर कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो परंतु उसे फिर भी कार्य ना मिले, तो वह बेरोजगार है, और यही बेरोजगारी है भारत में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो चुकी पूरी। अब हम पढ़ते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगार किसे बोलते हैं? आपको याद रखना है, ऐसे लोग जो प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक ना हों, ऐसे लोग जो प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक ना हों, उन्हें ऐच्छिक बेरोजगार कहा जाता है कि भाई अपनी इच्छा से बेरोजगार है, ये 200 रुपये की दर पर काम नहीं करना चाहते, तो ऐच्छिक बेरोजगार। अनैच्छिक बेरोजगार वो लोग होते हैं जो प्रचलित दर पर काम करना तो चाहें कि ठीक है भाई मनरेगा में अगर इतना योजना हम काम करेंगे, परंतु उसके बावजूद काम होना, तो फिर वो कहाँ काम करेंगे। तो ये अनैच्छिक बेरोजगार होते हैं। कैसे बेरोजगार होते हैं? अनैच्छिक बेरोजगार। ये अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, जबकि ऊपर वाले जो मैंने ऐच्छिक बेरोजगारी समझाया ये अपनी इच्छा से है, जबकि ये अपनी अनिच्छा से बेरोजगार है, काम ही नहीं है। ठीक, अब इन दोनों का ऊपर जो दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक वर्ड लिखा है, इनका संबंध नीचे वाले बिंदुओं से है। नीचे वाले बिंदु क्या? श्रम बल और कार्य बल। इनमें हम अंतर समझते हैं। श्रम बल भारत में वो बल है जो श्रम कर सकता है, अर्थात 15 वर्ष की उम्र से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक के सभी लोग, पुरुष हो या स्त्री, वो श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। वो चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें या ना करें, लेकिन वो उस उम्र में है जो कार्य करने वाली उम्र है। तो इस हिसाब से लगभग ये भारत का एक वर्क फोर्स हुआ, श्रम बल हुआ, कि जो काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, लेबर फोर्स एक तरीके का। लेकिन कार्यबल की बात हम नीचे चर्चा करें तो ये जो नीचे लिखा हुआ है
कार्यबल का मतलब क्या है? कार्यबल का मतलब ये है कि जो लोग इस उम्र में हैं, काम कर सकते हैं, नीचे जो लिखा है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो कार्यबल में आएंगे। अगला हेडिंग जो है, जो लोग काम कर रहे हैं वो कार्यबल में आएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई है प्राइवेट निजी तौर पर किसी फैक्ट्री में कार्य करता है, या निजी किसी संस्था में कार्य करता है, सरकारी नौकरी करता है, या किसी सरकारी सेवा देता है, निजी संस्थान में सेवा देता है, वो कार्यबल में आएगा। परंतु जो उम्र में तो है काम करने की, काम नहीं करता, तो वो फिर केवल श्रम बल है, कार्यबल नहीं है। तो जब बेरोजगारी निकालनी हो तो नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखें। क्या लिखा हुआ है? बेरोजगारी बराबर जब श्रम बल में से कार्यबल माइनस कर दिया जाए, अर्थात श्रम बल वाले काम करने वाले लोग तो हो रहे हैं 100, और उनमें से जब जो काम कर रहे हैं वो लोग हैं 20, तो 100 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 80 लोग बेरोजगार हैं। तो ये आपका यहाँ कहलाएगा बेरोजगारी की दर, जब आप श्रम बल में से कार्यबल माइनस कर दें। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चारों चीजें आपको समझ में आई, ऐच्छिक बेरोजगार, अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, श्रम बल और कार्यबल। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट में एक उत्तर जरूर दें कि श्रम बल में आप हैं या नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। फिर दूसरा क्वेश्चन कि आपके पिताजी श्रम बल में हैं या कार्यबल में, इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में दें। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आया। और ऐसा ना करें कि वीडियो देख रहे हैं उसके बावजूद कमेंट क्या करना है, ये ऐसा ना सोचें। मैं आपका कमेंट वहाँ नीचे वेट कर रहा हूँ। अब हम जरा देखते हैं कि देशों में, अगर हम अलग अलग देशों में चर्चा करें तो भाई बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं। क्या कह रहा हूँ? बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं। इसका अध्ययन करते वक्त हम इसे दो भागों में बांटते हैं, एक विकसित देश और दूसरा विकासशील देश। विकसित देश में दो प्रकार की बेरोजगारी है, चक्रीय और घर्षणात्मक। विकासशील देशों में दोनों क्षेत्रों में अलग अलग मानेंगे, शहरों में अलग और गांवों में अलग, ठीक है। बेरोजगारी जो विकसित देश होते हैं। अच्छा, विकसित देश और विकासशील देश में अंतर क्या है? आप डेफिनेशन को नोट कर लें अपने पॉइंट्स में, ठीक है। विकसित देश ऐसे देश होते हैं जो विकास के माध्यम से या संसाधनों का उपयोग उच्चतम स्तर तक कर चुके हैं, जो अपने संसाधनों का दोहन या संसाधनों का उपयोग उच्चतम स्तर तक कर चुके हैं एवं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बाकी सभी देशों की तुलना में आगे हैं, मतलब शीर्ष पर हैं वो देश। तो ऐसे देशों को विकसित देश कहा जाता है, ठीक है। परंतु ऐसे देश जहाँ शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य इन चीज़ों में पिछड़े हैं देश, और कई देशों की तुलना में अगर पीछे हैं कुछ देश, तो उन देशों को विकासशील देश कहा जाता है। हालांकि ये देश भी जो विकासशील देश हैं, ये अक्सर विकास की गति को बढ़ा रहे हैं, अपने यहाँ सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जो है इन सब चीज़ों को विकसित कर रहे हैं। परंतु ये विकसित की श्रेणी में तब पहुंचेंगे जब ये उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि चिकित्सा को अगर हम ले लें तो माना यह जाता था कि अब तक अमेरिका सबसे ज़्यादा चिकित्सा में सबसे आगे है, परंतु कोरोना में तो हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो एक पैमाना डिसाइड हो गया कि भाई कोई मेडिसिन है, कोई बीमारी है, कैंसर है, तो उसकी सबसे अच्छा इलाज कहाँ है। तो भाई स्वास्थ्य का एक वो मानक है सबसे अच्छा। ऐसी शिक्षा है कि भाई सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी किस देश में है, तो वो शिक्षा का मानक हो गया। उद्योग है कि सबसे अच्छी इंडस्ट्री चीज़ की कहाँ है। तो विकसित देश लगभग हर इन पैमानों पर सबसे ऊपर होते हैं, विकासशील देश प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ भी बेरोजगारी जो पाई जाती है उन पे संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए नीचे की तरफ लिखा है मैंने चक्रीय बेरोजगारी। तो आप पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं कि चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। ये एक चक्र बनाया हुआ है मैंने। पहला मैंने कहा है मांग, दूसरा घटक पूर्ति, और फिर उत्पादन, और फिर रोजगार, और फिर आय। ये पहला जो बिंदु है क्या है? मांग है। देखिए अर्थव्यवस्था में जब मांग होती है तभी पूर्ति होती है, और जब पूर्ति होती है तो उत्पादन होता है, और जब उत्पादन होता है तो रोजगार होता है, और रोजगार जब लोगों को मिलता है तो उसी रोजगार से लोगों को आय प्राप्त होती है, और वो जो आय है, वो जो पैसा है, वो धन, उस धन के माध्यम से ही वो लोग मांग प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मांग करते हैं। और जब वो मांग करेंगे, मान लीजिए कोई किसी वस्तु की मांग करते हैं, तो सीधी सी बात है उसकी पूर्ति होगी। पूर्ति होगी तो फिर उसके लिए उत्पादन कंपनियां कोई ना कोई करेंगी, और जब उत्पादन होगा तो किसी कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चक्र जो है
लगभग इस तरीके से पूरा का पूरा एक दूसरे पर निर्भर है। ये चक्र अगर आप देखें तो मांग पूर्ति के ऊपर और पूर्ति उत्पादन के ऊपर एक दूसरे पर निर्भर है और ये चक्र चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई एक घटक रुक जाए, जैसे इस समय देश में कोरोना की स्थिति है ना। तो कोरोना की स्थिति का मतलब क्या है कि इस समय देश में उत्पादन क्या है, रुक गया है, सब लॉकडाउन में बंद है। जब उत्पादन रुक गया तो सीधी सी बात है भाई, लोगों को बेरोजगारी, जो रोजगार है वो कम होगा या नहीं होगा। अब जब रोजगार कम होगा तो सब सीधी सी बात है कि लोगों के पास यहाँ जब रोजगार कम है तो फिर आय भी क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी। आय कम होगी तो फिर मांग भी क्या होगी, कम। मांग कम करेंगे लोग, मांग कम करेंगे तो पूर्ति भी बाधित होगी और फिर उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कोई कंपनी कम करेगी तो सीधी सी बात है कि वो छटनी करेगी और अपने प्लांट या उद्योग आदि से अनेक लोगों को निकालेगी। जब निकालेगी तो फिर अन्य लोगों को भी रोजगार से बाहर कर दिया जाएगा। अन्य लोग जब रोजगार से बाहर होंगे तो वो जो बेरोजगारी बढ़ेगी उससे लोगों के पास आय का अभाव होगा। जब आय का अभाव होगा तो कम पैसे के कारण लोग मांग नहीं कर पाएंगे और फिर पूर्ति भी कम होगी, तो चक्र प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में जो लोग यहाँ बेरोजगार हुए, हम उन लोगों को चक्रीय बेरोजगार कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उन लोगों को चक्रीय बेरोजगार कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे, ऐसी बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमें विकसित देशों में मिलती है। कहाँ मिलती है? विकसित देशों में मिलती है, क्योंकि विकसित देशों में होता क्या है, सामान्य रूप से वहाँ एक टेक्नोलॉजी के बाद तुरंत दूसरी नई टेक्नोलॉजी, उसके बाद तुरंत तीसरी नई टेक्नोलॉजी का आवागमन ज़्यादा जल्दी से होता है। अगर हम दूसरे या पिछड़े देशों की तुलना में देखें तो विकसित देशों में शिक्षा का उच्च स्तर होने के कारण, वहाँ तकनीक का अच्छा स्तर होने के कारण, वहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा और ज़्यादा से ज़्यादा शोध कार्य के माध्यम से नए नए रोजगार तलाशते हैं। तो वहाँ जो पुराने क्षेत्र से जो लोग चक्र के कारण बेरोजगार हो जाते हैं उन्हें हम चक्रीय बेरोजगार कहते हैं। फिर है घर्षणात्मक बेरोजगार। ये भी बच्चों इस चक्र से ही जुड़ा हुआ है। घर्षणात्मक का मतलब होता है, आपको यहाँ याद रखना है, घर्षण। घर्षण से आप समझ रहे होंगे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टकराव। क्या कह सकते हैं? टकराव। टकराव का मतलब जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर किसी कारण से दूसरे रोजगार में जाता है और उस बीच जितने दिन वो एक रोजगार को छोड़ने के बाद दूसरे रोजगार तक बीच में जितने दिन वो क्या रहा, खाली रहा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में वो 2 महीना या 4 महीना 1 साल खाली रहा है अगर, तो उस अवधि में जो बेरोजगार था, इस बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कभी कोई नई तकनीक आ जाए, मान लीजिए कहीं पहले बैंक या अन्य क्षेत्रों में कार्य वो जो होते थे वो केवल पेपर के माध्यम से होते थे, लेकिन मान लीजिए कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर आ गया का अन्य चीज़ें आ गई, तो वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि घर्षण पैदा हुआ है। घर्षण कैसे कह सकते हैं उसे मैं आगे भी संरचनात्मक में भी समझाऊंगा, तो वो काम देगा आपको। घर्षण मतलब कि भाई वो जो कार्य नहीं कर सकता उसने कार्य को छोड़ दिया। जब कार्य को छोड़ दिया तो वो जितने दिन अब दूसरे कार्य के लिए तलाश में रहा वो बेरोजगार है। तो घर्षण बेरोजगारी आप समझ गए होंगे। इसमें आप पॉइंट लिख लें, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। नोट्स बना रहे हो तो आप पॉइंट क्या नोट कर लेंगे कि अगर कौशल का अभाव है, क्या है? कौशल का अभाव है, स्किल कम है लोगों में और उसके लेवल से वो लोग जो कार्य है उस कार्य के अनुसार लोग शिक्षित नहीं हैं। ठीक है। तो इस कारण से सबसे ज्यादा घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, लोगों में कौशल का अभाव होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विकासशील देशों में। विकासशील देशों में बेरोजगारी कौन सी होती है? तो यहाँ देखिए, शहर में अलग है, गांव में अलग है। शहर में 2 प्रकार की बेरोजगारी है, एक संरचनात्मक और एक शिक्षित। गांव में 2 प्रकार की हैं, आप एक को कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरी मौसमी बेरोजगारी। देखिए, विकासशील देशों में जो शहर हैं वहाँ संरचना का बहुत ज़्यादा अंतर है। संरचना का मतलब जैसे मान लीजिए हम विकासशील देशों में भारत को ले लें और संरचना में मान लीजिए हम दिल्ली को ले लें। तो संरचना का मतलब ये है कि दिल्ली में आज जो संरचना है, निवास या भूमिया या जो क्षेत्र है रहने के, वहाँ की संरचना में आज के 10 साल बाद बहुत बड़ा अंतर आएगा। या मान लीजिए आज से 10 साल पहले बहुत बड़ा अंतर था। ऐसे में जो लोग पहले कार्य कर पाते थे वो अपनी पुरानी शैली के कारण आज की शैली में नहीं ढल पा रहे, तो संरचना बदल गई, इसलिए वो संरचनात्मक बेरोजगार है। मैंने उदाहरण दिया था पीछे कि कंप्यूटर आ गया, तो अब जो लोग पेन पेपर से काम करने वाले हैं, कंप्यूटर नहीं चला सकते, तो वो लोग संरचनात्मक परिवर्तन हो गई, संरचना में परिवर्तन हो गया, काम नहीं कर सकते।
बैंक में जो टोटल ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम है तो वहाँ नई उम्र के या न्यू एज स्टूडेंट्स या युवाओं को रखा जाता है। तो वहाँ जो लोग ढल नहीं पाए, संरचना में अपने आप को नहीं बदल पाए, तो वो लोग फिर यहाँ बेरोजगार हो जाते हैं। फिर आता है शिक्षित बेरोजगार। जैसे इसको संरचना में सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं जेसीबी मशीन किससे कार्य करना। तो मजदूर, अब जेसीबी मशीन तो एक ही व्यक्ति चलाएगा जो एक्सपर्ट होगा उसका, लेकिन अब मजदूर जो वही गड्ढा खोदने का कार्य करते थे 10 मजदूर, अब वहीं एक जेसीबी आ गई, तो अब उस जेसीबी को चलाने वाला एक व्यक्ति है, तो संरचना में परिवर्तन हुआ। संरचना में परिवर्तन होने के कारण यहाँ क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी संरचनात्मक विकासशील देशों में। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब यहाँ है भारत में शिक्षा है, लोग शिक्षित हैं, परंतु शिक्षा का जो मानक उन्हें, जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई बीए है, कोई बीटेक है, कोई बीएड है, तो वो जो बैचलर की डिग्री है उस डिग्री के अनुसार लोगों में कौशल नहीं है। नीचे ब्लैक पॉइंट्स में लिखा है कौशल या स्किल नहीं है। क्या नहीं है, स्किल नहीं है। जब स्किल का अभाव है तो ऐसी स्थिति में अब उन लोगों को उनकी शिक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाएगा। या मान लीजिए कि वास्तविक रूप में डिग्री है उनके पास, परंतु उस डिग्री की तुलना में उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में शिक्षा का अभाव भी हो सकता है या फिर शिक्षा का उच्च स्तर न होने के कारण भी लोग बेरोजगार होते हैं। तो विकासशील देशों में शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है। लोगों के पास डिग्रियां हैं परंतु उनके पास उस प्रकार का कार्य नहीं है, अगर है भी तो उनके पास वो हकीकत में वो शिक्षा नहीं है कि कार्य को कर पाए। ठीक है, तुलना कर ली जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बीएड की डिग्री वाला भारत में है या कोई बीएड की डिग्री वाला एक अमेरिका में है, दोनों की शिक्षा में अंतर हो सकता है। डिग्री हो सकता है बीएड ही है, बैचलर डिग्री की है, परंतु दोनों में वास्तविक रूप में जिसने अध्ययन किया है वो डिग्री। तो भारत में शिक्षित बेरोजगार बहुत है। गाँव में दो प्रकार की बेरोजगारी मिलती है, इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी और हम इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। क्या कहते हैं इसे हम, प्रच्छन्न बेरोजगारी, और हम इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। वास्तविक रूप में अगर मैं आपसे कहूँ प्रच्छन्न बेरोजगार क्या होता है, तो आपको याद रखना है दो चीजें हैं कि इसे अदृश्य बेरोजगारी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, अदृश्य बेरोजगारी। अर्थात अगर मैं आपसे कहूँ जैसे गांव में आप अक्सर देखते हैं, देखिए गांव से संबंधित बेरोजगारी है इसलिए यहाँ चर्चा भी कर रहा हूँ मैं, कि गांव में अक्सर जो लोग एक खेत में जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं तो लगता तो ऐसा है कि बहुत सारे लोग रोजगार में हैं, लेकिन वो जो काम 1 महीने में करते हैं वो काम मान लीजिए 6 दिन में कर लिया, तो बाकी दिन तो खाली हो गए। और जब बाकी दिन खाली हो गए तो उन खाली दिनों को बेरोजगारी में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, बेरोजगारी में। जैसे मान लीजिए कोई एक दुकान है या एक कोई मॉल है, उसे परिवार के 5 लोग चला रहे हैं, 2-2 घंटे सब लोग बैठते हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हम सब रोजगार में है। वो रोजगार में नहीं है, वो हकीकत में केवल उसमें मॉल को या दुकान को केवल 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति चला सकता है, तो हकीकत में वो 3 लोग बाकी के जो बैठ रहे हैं वो लोग क्या हैं, जो 2-2 घंटे समय दे रहे हैं वो बेरोजगार में आएंगे। ठीक, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया आपका। फिर यहाँ बच्चों चर्चा की जाती है मौसमी बेरोजगारी की। किसकी चर्चा की जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा यही मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं कि आपकी शुगर मिल्स, जो आपकी चीनी मिलें हैं, गन्ना मिलों में होता क्या है सबसे ज़्यादा कि वहाँ जब सीजनिंग वो होगा, ज़्यादा गन्ने की फसल वहाँ कटने के बाद पहुँचती है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नौकरी दी जाती है, रोजगार दिया जाता है, तुलाई के लिए भी और कांटे को देखने के लिए, फिर चीनी मिल के अंदर भी लेबर्स के लिए, ऑफिस के लिए भी वर्किंग होती है। लेकिन जब फसल वो हो गई तो उसके बाद वो लोग बेरोजगार हैं। या मान लीजिए अक्सर मैं आपसे बोलूँ कि जो आप देखते हैं रजाई वगैरह का कार्य करने वाले लोग हैं, तो अब ये गर्मी में बेरोजगार हैं। जो गर्मी से संबंधित कार्य करता है तो वो ठंड में बेरोजगार है। अब वो जो ठंड में ठंडे से संबंधित वस्तुओं का अगर व्यापार करता है तो फिर वो गर्मियों में बेरोजगार। तो गाँव में ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो आपको याद रखना है मौसमी बेरोजगारी भी एक बेरोजगारी होती है। ठीक है, इसके उदाहरण आप मौसमी बेरोजगारी के कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या बोला मैंने आपसे बच्चों कि आप मुझे मौसमी बेरोजगारी का एक एक उदाहरण, जो बच्चा वीडियो देख रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उदाहरण दें। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों इसमें बेरोजगारी में कि इसका उपाय क्या है, इसका कारण क्या है। अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो आपको यहाँ देखना है, देखिए 2 चीज़ें हैं। कारण में मैंने निम्न पॉइंट लिखे हैं, आप इन पॉइंटों को जरा सा गौर से देख लें तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। क्यों, सबसे बड़ा कारण तो मैंने सबसे नीचे से हाईलाइट करके लिख दिया, पलायन सबसे बड़ा कारण है।
कि जो बेरोजगारी बढ़ती है, क्योंकि अच्छे और शिक्षित लोग देश को छोड़कर या अच्छे और शिक्षित लोग अपने राज्य या अपने गांव या क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह काम करते हैं, तो उस क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ेगी। जब यही लोग देश से बाहर निकलकर दूसरे देश में चले जाएं तो देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी। फिर हम आते हैं यहाँ, देखिए यहाँ जो वृद्धि लिखा है इसे आपको वृद्धि ना मानकर आप इसे क्या मान ले, समृद्धि मान ले। इसे क्या माने, समृद्धि। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। क्यों, निम्न वृद्धि दर, देश में जीडीपी का ग्रोथ का लेवल अगर बहुत कम होगा और जीडीपी देश में उत्पादन अगर कम होगा तो ऐसी स्थिति में लोगों को बेरोजगार नहीं, वो जो बेरोजगारी है वो बढ़ेगी। क्योंकि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन उत्पादन कर रहा है, भारतीय कंपनी है, विदेशी कंपनी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, तो जीडीपी बढ़ने से जो देश का एम्प्लॉयमेंट है वो इम्प्रूव होगा, देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो वृद्धि दर को हमें, ये कारण है एक रोजगार का। तो भाई अगर उपाय की बात करूं तो सीधी सी बात तुम कह दोगे आर्थिक वृद्धि दर को क्या करना चाहिए, बढ़ाया जाए। तो जो जो कारण होंगे उन सब का सुधार ही क्या है, बेरोजगारी का उपाय। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आंसर राइटिंग में ये आपको लिखना होते हैं पॉइंट्स। ठीक है, या आप यूपीएससी की बात करें तो आपको ये सारे पॉइंट क्या करने होते हैं, वहाँ लिखने होते हैं। ठीक, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ केवल वन लाइन में लिखे हैं आपको वहीं डीप करने होते हैं। शिक्षा का अभाव मतलब शिक्षा जो मानक है उन मानक को अनुरूप दी जाए। अगर मास्टर डिग्री दी जाए तो मास्टर डिग्री में फिर वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को होना चाहिए, वहाँ शोध कार्य ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि ऐसा ना हो केरल से ज़्यादा साक्षरता में आगे तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी अधिक है, कि स्कूल में नाम तो लिखा है उसके बाद स्कूल पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे, प्रबंध नहीं है, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, प्रबंध नहीं है, पेपर के समय क्या स्थिति है। तो शिक्षा जो है वास्तविक रूप में जो डिग्री है उसको अनुरूप उन्हें ज्ञान होना चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए वो लोग। जनसंख्या वृद्धि दर पर कंट्रोल करना चाहिए। तो उपाय क्या है, कानून ला दें। ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या के लिए कानून ला दें। यहाँ मैंने आपको दे दिया उपाय में। आधारभूत संरचना, बच्चों इसे आप याद रखेंगे, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है आधारभूत संरचना को आप याद रखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो आपकी सड़कें हैं, जो आपकी रोड हैं, जो आप कह सकते हैं जो आपके स्कूल हैं, जो आपके हॉस्पिटल हैं, इसे इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो आप याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, अच्छा होना चाहिए। संसाधन मतलब जैसे भाई किसान को क्या है, गेहूँ या अन्य जो फसलें किसान काटता है उसके बाद उसे खेत से मंडी तक पहुंचाने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपके स्कूलों में आधारभूत सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं, स्कूलों में तक गांव से लेकर स्कूलों तक सड़क की सुविधा, यातायात की सुविधा। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों को विकसित करना चाहिए। हमारे सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों को उपयोग करके ही सबसे अच्छे रूप में, जैसे जापान है तुलनात्मक रूप से अगर आप देखें रूस, चाइना, भारत और उत्तरी अमेरिका से बहुत छोटा है जापान, परंतु बिजनेस के मामले में और जो इनोवेशन के मामले में है सबसे आगे है। इनोवेशन के मामले में क्यों, क्योंकि वहाँ उनके पास जो आधारभूत संरचना है उन्होंने सीमित संसाधनों को उपयोग करके जापान ने अपने आप को सुदृढ़ बनाया, विकसित देशों की तरफ ले जाने की कोशिश की अपने आप को उसने। ठीक है, तो संसाधनों को अधिक से अधिक उपयोग करें और आधारभूत संरचना अच्छी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग है जो है ना, उद्योग मशीनरी आदि का, और जो डिजिटलाइज्ड माध्यम है उसका प्रयोग हो, पारदर्शिता हो, तो ये इन सब का प्रयोग होगा। तकनीकी प्रतिस्पर्धा और निम्न शोध दर है। भाई तकनीकी प्रतिस्पर्धा कम है, इनोवेशन का लेवल कम है, उसे बढ़ाना होगा इंडिया में, इनोवेशन ज़्यादा करना होगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करनी होगी। इनोवेशन क्या कि भाई अगर कोई कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, तो आप देख रहे हैं भारत में अधिकतर मोबाइल जो खपत या मोबाइल यूज़ या मोबाइल के डाटा यूज़ में बात करें दूसरे नंबर पे हम हैं, उसके बावजूद मोबाइल निर्माता के रूप में हम कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो हमारे यहाँ तकनीकी प्रतिस्पर्धा क्या है, कम है ना, तो इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। तो ये उपाय अगर होगा तो उपाय में आप क्या लिख देंगे कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा को क्या करना है, इंक्रीज करना है, इसे बढ़ाना है। ठीक, निम्न शोध दर है, इस शोध दर को क्या करना है, हाई करना है। तो आप यहाँ समझ जाएंगे जो शोध की दर है वो छोटी है, कम है, उसे बढ़ाना है, हाई करना है। पलायन, जो लोग अच्छी तकनीक या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत छोड़ रहे हैं या भारत की राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं, उस पलायन को रोकना है, तभी हमारा कोई भी राज्य या हमारा देश भारत समृद्ध होगा।
तो आप बेरोजगारी में लगभग समझ गए होंगे, कुछ इसके पॉइंट्स अलग अलग हैं, उन पर चर्चा आगे की जाएगी। और उपाय के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देख लेंगे यहाँ, जैसे स्किल डेवलपमेंट है। क्या है? जैसे स्किल डेवलपमेंट है, तो आप स्किल डेवलपमेंट को देख लेंगे यहाँ कि रोजगार के लिए कौशल का विकास जरूर हो लोगों में इतना ज्ञान हो सामान्य रूप से कि जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सबसे अच्छा, विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में सर्वोत्तम देने का वो जो प्रयास हो। स्किल क्या हो, लोगों में ज्यादा से ज्यादा लोग स्किल्ड हों। ब्रांड्स या जो वो ट्रेंड हैं ये दूसरे देशों से ज्यादा हमारे देश के खुद हों, स्किल ज्यादा हो लोगों में, तो सीधी सी बात है रोजगार बढ़ेगा। आधारभूत संरचना अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ाया जाए। छोटे छोटे उद्योग, हमारे यहाँ का शिल्प उद्योग है, हमारे अलीगढ़ का ताला उद्योग है, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग है, मेरठ का स्पोर्ट वाला जो क्षेत्र है ना, फिरोजाबाद का चूड़ी वाला, सूरत का साड़ियों वाला, इन सब क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड देने की आवश्यकता है। जिससे क्या होगा, इसकी मांग पूरी दुनिया में बढ़ेगी। और पिछले पोर्शन में आप पढ़ चुके, जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति से ही उत्पादन, और उत्पादन से ही रोजगार, और फिर आय। तो आपको ये पॉइंट मैं समझता हूँ लगभग सब समझ में आए होंगे। आपके और इससे संबंधित कोई आंकड़े संबंधित प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में दूंगा। ठीक है, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, बेटर लग रहा हो, तो आप फिर चैनल को लाइक भी करें और वीडियोस को जो है एक दूसरे तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके माध्यम से ही मन उत्साह बढ़ा रहता है। ठीक है, फिर भी आप कोई सुझाव देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स स्टूडेंट्स।